नमस्कार दोस्तों। अब तक हमने डच और साथ में इसके डच के पहले पुर्तगाल इनको पढ़ चुका था। मतलब पढ़ने का मतलब है कि ये भारत में व्यापार कैसे करने आए और कैसे इन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित किया, ये हम देख चुके थे। इसी कड़ी में अब तीसरा योगदान जो है वो अंग्रेजों का है। अंग्रेज तीसरे क्रम में आते हैं। देखिए, इतिहास से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि यहीं पे सीखने वाली बात है कि अंग्रेज लेट से आते हैं भारत में व्यापार करने और सबको भगा देते हैं और टिके रह जाते हैं। सबकी कंपनियों को शुरुआत में बहुत प्रॉफिट होता है, सब मतलब बहुत लाभ होता है, लेकिन अंग्रेज शुरुआत में बहुत लाभ अर्जित नहीं करते हैं। सामान्य लाभ, बिल्कुल छोटा छोटा लाभ अर्जित करते हैं, लेकिन टिके रहते हैं मैदान में। और मैदान में टिके रहने का नतीजा ये होता है कि पूरे भारत को घुटनों पर ला देते हैं। व्यापार का इनका सलीका इतना बेहतर हो जाता है कि व्यापार करते करते ये कब राजनीतिक परिदृश्य में घुस जाते हैं और फिर राजनीतिकता को अपने मुट्ठी में बंद कर लेते हैं और हर चीज़ पे किला फतह करने लगते हैं। भारतीय राजाओं को घुटने पर ला देते हैं। 200-250 सालों का मुगल सम्राट भी घुटने पर आ जाता है। ये सब एक सीखने की चीज़ है, सीखने की पहलू है। आप इसको सीख सकते हैं मुगलों से, अंग्रेजों से, और न सिर्फ अंग्रेजों से, अपितु आप इतिहास के हर पात्र से सीख सकते हैं। इतिहास का हर पात्र अपने आप में विशिष्ट और महान है, बेशक ही वो कितना बुरा क्यों ना हो। हम आज के डेट में अंग्रेजों को खूब गाली देते हैं, कोस कोस कर गाली देते हैं। हम ये भी मानते हैं कि उन्होंने हमको गुलाम बना करके रखा। हाँ, ये सच है कि गुलाम बना करके रखा, लेकिन उससे भी बड़ी सच और बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने हमें जीने का सलीका सिखा दिया। और अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो वैदिक सभ्यता से ही जीने का सलीका सीख करके आ रहे थे, हम तो पश्चिमी देशों को जीना सिखाए। हाँ, ये भी सही है, ये पहलू भी सही है, लेकिन वो पहलू जो अंग्रेज जी रहे थे, जो विज्ञान के केंद्र में केंद्रित था, हमसे तो विज्ञान में वो आगे थे ही ना। आप माने या ना माने, आप बेशक रामायण का रेफरेंस ले लें, आप हनुमान का क्या कहते हैं, रामचरितमानस का रेफरेंस ले लें, हनुमान चालीसा का रेफरेंस ले लें, लेकिन आप ये कह सकते हैं कहने के लिए कि सूरज की जो दूरी है वो हमारे हनुमान चालीसा में तो पहले ही लिखा हुआ था, युग सहस्त्र योजन पर भानु लियो ताही मधुर फल जानू। मतलब युग सहस्त्र योजन पर भानु, ये एक पैरामीटर है कि युग, फिर सहस्त्र, फिर योजन, फिर भानु। भानु मतलब सूर्य को बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अंततः रिसर्च जो विज्ञान है वो अंग्रेजों ने लाया। अंग्रेजों ने भारत में, आप कह सकते हैं कि उन्होंने रेल अपने आवागमन के लिए लिया था, अपने सुविधाओं के लिए लिया था, लेकिन अंततः किसी भी देश की इकोनॉमी उसी पर आधारित होगी, और ये रेल की इकोनॉमी भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सटीक है। अगर वो ना हो, भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉई हब है रेलवे। तो कोई संदेह नहीं है कि इन्होंने अपने विकास के लिए किया, लेकिन अंततः उससे हमारा लाभ हुआ। आज भी हमारा राष्ट्रपति उन्हीं के बनाए भवन में रहता है। इनफैक्ट अब तक हमारा संसद उन्हीं के बनाए भवन में चल रहा था। हमारा लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है, उस लोकतंत्र की अपनी बिल्डिंग तक नहीं थी। उस लोकतंत्र की अपनी निजी बिल्डिंग अभी बनी है, ये अंग्रेजों के द्वारा ही। अब आप फिर कहेंगे यहाँ पे कि भारत के पैसों से ही तो उन्होंने बनवाया था। हाँ ठीक है, भारत के पैसों से बनवाया था, लेकिन बनवाया तो उन्होंने ही था ना, हमने तो अब बनवाया है ना। बहरहाल कोई नहीं, हमें अंग्रेजों से बहुत कुछ सीखने को मिला। अंग्रेजों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अभी तो हम इनसे ये सीख सकते हैं कि धैर्य इनके पास कितना था, ये कितने धैर्य लेकर के आए थे। हम सब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, हमारे पास धैर्य की कमी होती है। तो धैर्य की बहुत ज़रूरी चीज़ है इनके पास सीखने के लिए, जो इन्होंने हमें सिखाया। क्योंकि ये आएंगे सबसे लगभग मध्य में आएंगे, अंत कह लीजिए। अब इसके बाद जो कंपनियां बहुत छोटी छोटी है, एक ही फ्रांस की कंपनी है जो आएगी, वो भी अभी 50 साल बाद में। तो इनको अंत ही एक तरह से मान लीजिए कि अंत में आए और लास्ट तक टिके रहे। और हमारा पूरा आधुनिक इतिहास, पूरा का पूरा आधुनिक इतिहास जो है वो इन्हीं के ऊपर केंद्रित है। मतलब पूरा का पूरा इन्हीं पे पढ़ना है, सिर्फ अंग्रेजों पे पढ़ना है। तो इसलिए अभी मैं इनको बहुत विस्तार में नहीं लेकर के जाऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा कि ये क्यों आए हमारे यहाँ, क्या परिस्थितियां थी उस वक्त, भारत की हालात क्या थे, और जब ये आए तब इन्होंने कैसे किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। हम इन मुद्दों पर बात करेंगे आज। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। पहले हम समझते हैं कि इंग्लैंड क्या थी, मतलब क्या था उस वक्त, और उनकी हालात क्या थे उस वक्त। देखिए, यूरोप में ये जो देश आप देख रहे हैं,
ये देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड में दो कंट्री आप देख रहे होंगे, एक आयरलैंड है और एक यूनाइटेड किंगडम इनको इनफैक्ट बोलते हैं। तो एक आयरलैंड है और एक इंग्लैंड है, और ये समुद्र में है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम से आयरलैंड समुद्री मार्ग से जुड़ता है, बाई रोड और बाई ट्रेन बाद में बना, अभी समुद्री मार्ग से पहले जुड़ता था, समुद्री मार्ग से। अच्छा, इसको थोड़ा और विस्तार से आप देखिए, इस मैप में ये है इंग्लैंड, ये है। जब कुस्तुतुनिया पर अधिकार किया, यहाँ पे इस्तांबुल में कुस्तुतुनिया पर जब अधिकार किया टर्किश वालों ने और उस्मानिया साम्राज्य ने, तो यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो विद्वान लोग थे, वो भाग करके इटली रोम आ गए। अच्छा, मैंने पहले वाले वीडियो में ही आपको ये बताया था कि उन दिनों पूरे के पूरे यूरोप में धार्मिकता बड़ी उन्माद पे थी। धार्मिकता का मतलब है कि ईसाइयों का जो बोलबाला था ना, वो बहुत चरम पे था। जैसे अरब में देखेंगे कुछ समय बाद में कि वहाँ पे मुसलमान जो हैं, मुस्लिम जो हैं, इस्लाम जो है वो अपने चरम पे पहुँचेगा और वो अपना एक अलग तरह का तंत्र विकसित कर लेगा, जो तंत्र बाद में खलीफा हो जाएगा, जो हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में जब पढ़ेंगे और महात्मा गांधी का पदार्पण भारत में हो जाएगा, तो पदार्पण के बाद में महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय लेवल की कोई एक आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं, उसमें उनकी निगाह उन्हीं चीज़ों पे जाती है कि टर्किश वालों के वजह से खलीफा का पद पदस्थ कर देते हैं और वो खलीफा के वजह से ही भारत में आंदोलन छिड़ता है। सोचिए, टर्की में खलीफा चल रहे हैं, खलीफाई इधर हो रही है और भारत में इसका असर पड़ता है, और भारत में होता है क्या, खिलाफत आंदोलन। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को समेटना चाहते हैं गांधी जी। विमर्श का विषय है, अगले कुछ वीडियो में हम इन पे खूब बेहतर तरीके से बात करेंगे। बहरहाल हम अभी इन पे केंद्रित करते हैं। तो उसी समय पूरे के पूरे यूनाइटेड किंगडम में, पूरे के पूरे यूरोप में ईसाइयों का बोलबाला है। मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर ही बात करते निकलता हूं। ईसाई भी दो पंथों में बटे हुए थे, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, अलग अलग इनका एक मत था। इन सब के बीच में ये यूनाइटेड किंगडम वाले बड़े चालाक साबित हुए। चालाक साबित क्यों हुए? इन्होंने अपने आप को धर्म से दूर रखा। मतलब इन्वॉल्वमेंट थी इनकी, लेकिन उस स्तर की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी जिस स्तर की इन्वॉल्वमेंट बाकी सब राज्य दिखा रहे थे। जैसे इटली दिखा रहा था, जैसे रोम दिखा रहा था, पोलैंड दिखा रहा था, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ये सब दिखा रहे थे। उस स्तर का यूनाइटेड किंगडम इसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एक तो कारण ये था, यूनाइटेड किंगडम को इन सारे इलाकों में बेस्ट होने का एक कारण ये था कि ये अपने को धर्म से अलग रखा। देखिए, जब भी धर्म की क्रांति होगी और धर्म की क्रांति में जो लोग मूक बन के रह जाएंगे या जो लोग खामोशी से देखते रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है उनका नुकसान नहीं होगा। फायदा हो या ना हो, नुकसान नहीं होगा। धार्मिक उन्माद नहीं होना चाहिए। अब धार्मिक उन्माद मतलब, धर्म की क्रांति का मतलब है धार्मिक उन्माद। धर्म सुधार आंदोलन की बात नहीं कर रहा मैं धार्मिक उन्माद की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरे यूरोप में धार्मिक उन्माद था। मतलब इधर ईसाई के जो पादरी हुआ करते थे, उनका कद उस राज्य के राजा जैसा हुआ करता था। मतलब वो जो कह दे वो मान लिया। अगर वो कह दे कि हाँ, वो शेर है ना कि हाँ, राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, रानी बोली रात है और ये सुबह सुबह की बात है, तो वहां वही होता था कि पादरी ने अगर बोल दिया, और वो पादरी बड़े भ्रष्ट हुआ करते थे, इतने भ्रष्ट कि वो नैतिक अनैतिकता के बीच के फर्क को भूल जाते थे। क्योंकि वो इसलिए भूल जाते थे क्योंकि उनको अपनी सत्ता बनाए रखना है। हर व्यक्ति को अपनी सत्ता बहुत प्यारी होती है, और जब सत्ता कभी हाथ से निकल रहा हो तो इसके लिए बहुत छटपटाहट होती है। समझदार व्यक्ति सत्ता अगर समझ चुका है कि अब मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो धीरे से वो ट्रांसफर कर देगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव साहब के भाई ने उनकी पूरी जिंदगी उनके सपोर्ट में खड़ा रहा, साथ दिया। लेकिन जब उनको लग गया मुलायम सिंह यादव को कि नहीं, अब सत्ता मुझे ट्रांसफर कर देना चाहिए, मेरे हाथ में नहीं रहेगा, तो उन्होंने बहुत प्यार से और चुपके से ड्रामा करते हुए अपने बेटे अखिलेश जी के पास में इसको ट्रांसफर कर दिया। बहुत चालाकी से। इनके भाई लोग देखते ही रह गए। आप और राज्यों की बात कर लीजिए, जैसे बिहार में चले जाइए। बिहार में सत्ता का केंद्र हुआ लालू प्रसाद के हाथों में आए, तो लालू प्रसाद बहुत सटीक नेता निकले। वो कैसे नेता है, इस पे विचार विमर्श का विषय है। बहरहाल वो बहुत अच्छे नेता निकले उस वक्त। लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगा और जब उनको जेल जाना पड़ा और उनको समझ में आ गया कि सत्ता ट्रांसफर करना है,
तो बहुत चालाकी से उन्होंने अपनी पत्नी के पास में ट्रांसफर कर दिया, जबकि उनके पास में, उनके झोली में बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे। ये समाजवाद के निकले हुए नेता थे, बड़े बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन उन सबको धत्ता बताते हुए उन्होंने सत्ता का केंद्र अपनी पत्नी को हाथ में थमा और चले गए। तो समझदार व्यक्ति ये है। लेकिन जो व्यक्ति समझदार नहीं है, वो सत्ता के लिए लड़ रहा है तो अपमानित होगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी सत्ता के लिए लड़ने लगे, बाद में मजबूरी में उनके आगे वाली पीढ़ियों ने उनको साइड कर दिया, किनारा कर दिया। ये मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, लेकिन यही चीज आप यूरोप के कंटेस्ट में समझिए कि यूरोप में ऐसा ही हुआ। यूरोप में सत्ता के ये भूखे लोग इतने थे कि ये हिंसक बन गए बाद में, और हिंसक उस स्तर के बन गए कि इनके खिलाफ अगर किसी ने रत्ती भर बोला, क्योंकि पुनर्जागरण होगा, पुनर्जागरण के तुरंत बाद लोग अब बौद्धिकता की तरफ बढ़ेंगे, आगे एनलाइटमेंट बात होने लग जाएगी, दार्शनिकों का उदय होने लग जाएगा, और वो लोग ईश्वर पे उंगली उठाना शुरू करेंगे। तो जैसे ही वो ईश्वर पे, गॉड पे उंगली उठाना शुरू करेंगे, इन पादरियों को पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और ये पादरी उनको तरह तरह की यातनाएं देना शुरू करेंगे। जैसे अलग अलग लोग हैं, बड़े दार्शनिक, आप जानते भी होंगे, जैसे गैलीलियो को इन्होंने निपटाया, ब्रूटो हैं, बड़े सारे लोग हैं, इन सबको इन्होंने निपटाना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड बड़ा चालाकी से इस मामले में अलग रहा। वो शिक्षा का केंद्र रहा, नो डाउट, लेकिन उसने पूरे कंट्री ने इस चीजों पे अपना आधिपत्य नहीं जमने दिया कि यहां कोई ईसाई आकर के या कोई इस तरह का हो हल्ला हो, धार्मिक हो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इसी साल, मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास में ही, विशेष करके 16वीं शताब्दी में ही वहां एक अजीब तरह की स्थितियां उत्पन्न हो गई। इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। हुआ यूं कि यहां एक राजवंश चलता था, और वो राजवंश में जो राजा हुआ करते थे, इत्तेफाक से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी बेटी राजा बनी, उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनकी एक दूसरी सौतेली बेटी राजा बनी। ट्यूडर राजवंश की बात कर रहा हूं मैं। अब वो जो राजा बनी, जिसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने शादी ही नहीं किया। अब आप थोड़ा थोड़ा सेट करिए दिमाग को आप अपने, कि किसी व्यक्ति ने जीवन में शादी नहीं किया तो उसकी विचारधारा किस तरफ हो सकती है। आप अभी वर्तमान की परिदृश्य में भी देख सकते हैं, या तो धर्म की तरफ खूब सटीक तरीके से मुड़ा होगा, या धर्म की तरफ वो बिल्कुल तटस्थ होकर के खड़ा रहेगा कि नहीं, हमको धर्म की तरफ नहीं जाना है। एलिजाबेथ वैसे ही एक विलासी महिला निकली। हालांकि इनका विरोध बड़ा किया वहां के लोगों ने, जो ईसाई कम्युनिटी के प्रोटेस्टेंट थे, वो लोगों ने बड़ा विरोध किया इनको एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं, हम इनको महारानी नहीं मानेंगे। लेकिन ये इतने उदार विचार की निकली कि लोग आकर्षित होने लग गए इनके तरफ में, और आकर्षण इनका इस कदर बढ़ा कि लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और ये नए नए नित्य प्रयोगों में अपना ध्यान देने लगी, और ये प्रयोग इनका बढ़ने लगा। इसी क्रम में इन्होंने अपने लोगों को, अपने नौसैनिकों को, अपने विज्ञान के जो लाभार्थी थे उनको, इन सबको मजबूत करना प्रारंभ किया, खामोश रह करके, बिना यूरोप के सुगबुगाहट के इन्वॉल्व हुए, ये जानते हुए कि पुर्तगाल भारत से व्यापार कर रहे हैं। पुर्तगाल के व्यापार करने के बाद में तुरंत नीदरलैंड यानी इनके जस्ट पड़ोसी कंट्री डच वाले भी व्यापार करने के लिए अब सुगबुगाहट हो रहे हैं। हालांकि डच वाले पहले व्यापार कर ही रहे थे पुर्तगाल वालों से, लेकिन अब वो इंडिया की तरफ या पूर्वी देशों की तरफ जाने के मूड में आ गए हैं। ये सब जानते हुए महारानी ने अपने लोगों को मजबूत करना प्रारंभ किया। लोगों का मतलब है नौसैनिकों को मजबूत करना प्रारंभ किया, कि नौसैनिक मजबूत हो जाएंगे तो एक तरह से आधिपत्य बनाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पुर्तगाल और स्पेन, इन दोनों का सम्मिलित रूप से इतना दबदबा चलता था इस पूरे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में और हिंद महासागर में भी, कि इनके बगैर, मैं अभी बात करूंगा भारतीय परिदृश्य पे, तो आप देखेंगे कि इनके बगैर यहाँ मतलब यहाँ का महाराजा जो है, यहाँ का सम्राट जो है, भारत का सम्राट अकबर है, अकबर भी नहीं समुद्र में हिल पाता है। अकबर भी इन पुर्तगालियों से और इन डच वालों से और इन स्पेन वालों से मिल के बात करता है। पुर्तगालियों ने तो मतलब अपने आप को, हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर घोषित कर दिया है कि पुर्तगाल के अगर मतलब इस सागर में अगर आप कदम रखते हैं तो हमसे आप टोकन लीजिए, हमसे आप लाइसेंस मतलब वो लीजिए, रसीद लीजिए, तब जाइए, वरना लूट लिए जाएंगे आप। ये एक तरह का लुटेरा बनने लग गए हैं। इन सब को देखते हुए, जानते हुए ये महारानी ने क्या किया कि अपने लोगों को मजबूत करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने नौसैनिकों पर फोकस करना शुरू किया। और जब नौसैनिक और लोग मजबूत हो गए तब इन्होंने कमर कसा और तब इन्होंने कहा कि अब तुम व्यापार करने के फील्ड में उतरो। और व्यापार करने के क्रम में इन्होंने 16वीं शताब्दी का जो आखिरी दिन है
उस दिन उन्होंने घोषणा कर दी, यानी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इन्होंने घोषणा कर दी कि एक कंपनी का गठन किया जाए और वो कंपनी अब पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने जाएगी। और ध्यान रहे, ये इकलौती कंपनी होगी जो भारत में व्यापार करने जाएगी, इसके बीच में दूसरा कोई साथ में नहीं जाएगा व्यापार करने, मतलब दूसरी कंपनी कोई दूसरी नहीं जाएगी, इकलौती यही कंपनी जाएगी। इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक ही कंपनी को लाइसेंस दिया कि देखो भाई सारे के सारे जाओगे तो जाके आपस में ही लड़ोगे, और आपस में लड़ोगे तो फिर ये मामला सुलझाने मेरे पास ही आना पड़ेगा। इसीलिए काम करो, एक ही जाओ, एक ही व्यापार करो और उसमें हमारी भागीदारी भी रखो। मतलब कंपनी में महारानी का भी शेयर स्टॉक होगा, स्टॉक होल्डर महारानी भी खुद होंगी। और यहाँ के गिने चुने बड़े बड़े 217 व्यापारियों को उन्होंने मिलाया और कंपनी का गठन कर दिया। ये 1600 की बात है, लेकिन मैं अब जो बात करूंगा वो 1600 से पहले की बात करूंगा। हालांकि 1600 से पहले की बात करने की स्थिति से पहले हम ये जानने के प्रयास करेंगे, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, कैसे थी, यहाँ कौन थे। देखिए, भारत की स्थिति को हम दो तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। एक तो हम देखते हैं कि उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या है, मतलब प्रशासनिक स्थिति क्या है। दूसरा हम देखते हैं कि भारत में व्यापारिक स्थिति क्या है, भारत में व्यापार किधर किधर से हो रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं। हालांकि हम इन सब की चर्चा पहले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि ये मामला 1600 का आ चुका है और हमने जो चर्चाएं की हैं वो 1498 के विषय कंटेस्ट में चर्चा किया था कि 1498 में क्या हालत थी। अब एक साल बाद की चर्चा करते हैं कि अब एक साल बाद में स्थितियां कैसे बदली हैं। देखिए, भारत में केंद्रीय साम्राज्य है, मतलब 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका है। मुगल साम्राज्य स्थापित होने के बाद में बाबर आए, बाबर ने मुगल साम्राज्य स्थापित कर लिया, लेकिन वो बहुत दिन बाद नहीं, मतलब बहुत दिन तक नहीं राज कर पाए। कुछ ही सालों में उनकी मृत्यु हो गई। 1530 ईस्वी के बाद में उनका बेटा हुमायूं सम्राट बनता है, लेकिन हुमायूं के जीवन में बड़ा भूचाल आता है। हुमायूं अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भागने दौड़ने में ही व्यतीत कर देता है, भागता रहता है, बसा हुआ साम्राज्य छोड़कर भाग जाता है, फिर रिटर्न आता है, कुछ साल शासन करता है, एक आध साल शासन करता है, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बीच में एक शेर शाह नाम का अफगानी शासक भारत में शासन करता है। हुमायूं के बाद में हुमायूं का बेटा, जिसे हम द ग्रेट अकबर कहते हैं, अकबर शासक बनता है। और अकबर पूरे भारत को अपने रस्सियों के तले, अपने हाथी के, अपने घोड़े के नाल के तले भारत को रौंद देता है, मतलब उसको समेट लेता है और वो एक केंद्रीय साम्राज्य का स्थापना करता है। वो जो प्यार से समझ जाते हैं उसको प्यार से मना लेता है, जो प्यार से नहीं समझ पाते हैं उनको डंडे के दम पर मना लेता है। जैसे अगर वो राजपूतानों से बात करता है, उत्तरी भारत के राजस्थान के राजपूतानों से बात करता है, तो वो समझ जाता है कि भाई लड़ाई से इनसे जीता नहीं जा सकता है, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने लगता है और सबको मिलाने लगता है। वैसे ही दक्षिण में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वो लड़ के उनको मार के पीट के किसी तरह समेट लेता है। मतलब पूरे भारत को एक छाता के नीचे, अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आता है केंद्रीय साम्राज्य, और अपने सूबे हर जगह फैला रखे। सूबे का मतलब है कि मान लीजिए अगर वो पूरे भारत में शासन कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है अकेले कैसे संभालेगा, तो वो उन्होंने बांट रखा है अलग अलग। और जो बांट रखा है, जैसे अभी के कंटेस्ट में समझिए कि राज्य हो गए, एक देश भारत हो गया, लेकिन भारत में कई 28 राज्य हो गए। तो वैसे ही एक देश तो उनका हो गया जिसमें मुगल साम्राज्य बोले जाएंगे, लेकिन उसको बांट रखा, जो बांटा है छोटे छोटे टुकड़ों को, उसको सूबा कहते हैं। तो अकबर ने सूबों में बांट रखा है। अच्छा, प्रशासन कैसे कर रहा है वो प्रशासन हर जगह अपने फोर्स को तो नहीं रख सकता है, आपने यहाँ भी फोर्स को कितना रखेगा। तो वो क्या करता है कि तुर्कों से और फारस से लाई हुई एक पद्धति है मनसबदारी, उस मनसबदारी प्रथा को वो कबूल कर लेता है, वो मनसब बना लेता है। मतलब मनसब एक प्रथा है, मनसब का मतलब ये होता है, अलग कंटेस्ट में होता है, लेकिन भारत में जो इसका प्रयोग किया गया है वो इस संदर्भ में किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर भारत में शासन करने आता है या कोई व्यक्ति मनसब बनता है तो मनसबदार कहलाएगा। मनसबदार का मतलब है कि वो राजा को मदद करेगा। भारत में जो मनसबदार हैं वो सेना के लिहाज से मदद करते हैं। हालांकि कुछ एक अपवाद को छोड़ दिए जाएं तो वो सेना नहीं बल्कि किसी और, जैसे अभी हम पढ़ेंगे तो तुरंत पाएंगे कि हॉकिंस आए थे, उनको मनसबदार बनाया गया था। जो सेना तो नहीं रख सकता ना हॉकिंस, तो वो द्विभाषी का काम करता था, मतलब ट्रांसलेटर का काम करता था। वर्तमान में देखें तो ट्रांसलेटर की जॉब थी उसकी। तो मनसब का मतलब था कि राजा की सहायता करेगा, प्रशासनिक सहायता भारत में करते थे वो लोग, और उस सेना के हिसाब से सहायता करते थे कि भाई आपको मनसब दे दिया गया। अब मनसब दे दिया गया, इसका मतलब मनसबदार हो गया। मनसबदार का मतलब है कि आपका पेमेंट जो है वो दो तरीके से मिलेगा, या तो कैश मिल सकता है, या कैश नहीं मिलेगा तो आपके बदले में कुछ गांवें दे दी जाएंगी, कुछ स्थान दे दिए जाएंगे, जिसको जागीर कहा जाता था कि ये जागीर दे दिया गया। अब यहाँ का जो टैक्स आएगा वो उस मनसबदार का टैक्स होगा,
और मनसबदार का जो टैक्स होगा उससे मतलब वही उसका वेतन होगा। और मुगल दरबार में जो मनसब थे पहले तो छोटे छोटे 2000, 4000, 6000, लेकिन अंत में ये मनसबदारी 12000 तक पहुंच गया था। 12000 के भी मनसब हुआ करते थे। हम जब मुगल दरबार पढ़ेंगे, मुगल तो पढ़ेंगे, इनके किस्से, इनके अनछुए प्रसंग जो हमें जानने चाहिए, जो हमें इस हिसाब से भी जानने चाहिए और जीवन के हिसाब से भी जानने चाहिए। बहरहाल भारत में केंद्रीय साम्राज्य जो है वो मुगलों का है और मुगलों के साम्राज्य सूबों में बटे हुए हैं और सूबों में जो है उनके अपने अपने सूबेदार बैठते हैं। और बादशाह कहाँ बैठते हैं? बादशाह तो दिल्ली रहते हैं, तो आगरा रहते हैं, तो बादशाह लाहौर रहते हैं। लाहौर हमारा उन दिनों हुआ करता था, लाहौर हुआ करते थे। लेकिन बादशाह जो है, बादशाह अकबर, उनके जीवन का अब अंतिम समय चल रहा है। बादशाह 49 साल मतलब 49 ईयर शासक बने रहते हैं, मतलब 49 साल वो राजा रहते हैं। तो अब उनका अंतिम समय चल रहा है। मतलब अब उनके बेटों में, बादशाह अकबर के जो बेटे हैं, उन बेटों में ये खलबली मची रहती है कि कैसे अब इनको हटा करके हमें अपदस्थ करके हमको शासक बन जाना चाहिए। उनके सारे बेटे अपने जो है, मुराद हैं, सलीम हैं और एक लड़के हैं, ये तीनों आपस में लड़ रहे हैं और उस क्रम में अंतिम निर्णय सलीम का, मतलब ये कहने का मतलब है कि सलीम जब शासक बनने के मूड में आता है उस समय तक बादशाह अकबर थोड़े हिल गए होते हैं, मतलब थोड़े उनकी स्थिति डमाडोल हो गई होती है। हाँ, लेकिन कंट्रोल होता है उनके अपने राज्यों पर। दक्षिण की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण के राज्यों में छोटे छोटे शासक निकल गए थे, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य और साथ में जो वो क्या कहते हैं, बहमानी साम्राज्य है, वो टूट चुके हैं और बहमानी साम्राज्य के अवशेष पर कुछ राज्य बन चुके हैं और वो राज्य शासन कर रहे हैं। हाँ, अब व्यापारिक जो स्थिति है, वो व्यापारिक स्थिति के साथ साथ दक्षिणी में पुर्तगालियों की स्थिति भी मजबूत हो गई है। दक्षिण में पुर्तगालियों का जो हालत है वो मजबूत है। वो व्यापार के अलावा राजनीतिक स्थिति में भी हैं। वो जिस दरबार में बैठ रहे हैं उस पर खूब आधिपत्य जमा रखे हैं। और आपको मैंने ये बताया था कल डचों को बताते वक्त कि डचों के इंटरफेयर में ये कैसे टांग अड़ा रहे थे, पुर्तगाली टांग अड़ा रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ये अंग्रेजों के लिए भी टांग अड़ाएंगे। इनका राजनीतिक परिदृश्य भी ठीक ठाक रहा होगा, क्योंकि अरबों को रोका पुर्तगालियों, अरबों ने रोका पुर्तगालियों को, पुर्तगाली रोके थोड़े डचों को और डचों ने रोका, डच सब ने मिलकर के रोकेंगे अंग्रेज को। तो इनका राजनीतिक स्थिति यही है कि केंद्र में अकबर है, अकबर के सूबों में उनके लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। दक्षिण में छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन उन पर पुर्तगालियों का प्रभाव है। अब हम देखते हैं व्यापारिक स्थिति। व्यापारिक स्थिति है कि पूरे भारत में सामान्यतः सूरत समझिए विशेषता, क्योंकि उन दिनों सूरत, मैंने जब औरंगजेब वाली वीडियो बताई थी तो उसमें बताया था कि औरंगजेब की बहन थी और उनकी बहन ने सूरत पे कैसे उनका व्यापार का कब्जा चलता था और उस पर उनका आधिपत्य होता था। तो सूरत जो है वो मुगल सल्तनत के अधीन है, लेकिन सूरत में मजबूत शासक बैठता है मुगलों का, और सूरत व्यापारियों का एक बहुत बड़ा अड्डा है। लेकिन वहां अधिकांश व्यापार जो है, वहां का 90% व्यापार जो है वो पुर्तगाली करते हैं। और पुर्तगाली वहां से क्या करते हैं? सूती वस्त्र, अफीम, सोरा, ये सारा करते हैं, लेकिन सूरत से वो सूती वस्त्र का व्यापार करते हैं। और पूरे हिंद महासागर में, पूरे के पूरे हिंद महासागर में, आप मैप के माध्यम से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हिंद महासागर है। ये पूरे हिंद महासागर में इनका आधिपत्य है। किनका? पुर्तगालियों का। पुर्तगाली यहाँ पे इतने मजबूत स्थिति में है कि कोई भी व्यक्ति अगर जाएगा समुद्र में, मतलब हिंद महासागर में, तो वो पुर्तगालियों से टोकन लेकर के जाएगा, वो कार्टेज लेकर के जाएगा, तभी वो जा सकता है। अगर बिना कार्टेज का गया तो उसके लिए वो लूट लिए जाएंगे उसके जहाज, और उसकी जिम्मेदारी वो उसकी खुद की होगी, जहाज वाले की खुद की होगी। मतलब उसकी स्थिति इतनी मजबूत है कि मुगल सम्राट अकबर, जिस अकबर का इंग्लैंड में तक बोलबाला है, इंग्लैंड के लोग उसको जानते हैं, महारानी वहां से चिट्ठी लिख करके उसके नाम पर भेजती है, उस अकबर के जहाज भी जब हिंद महासागर में जाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए, उसको भी टोकन लेना पड़ता है उस पुर्तगालियों से। बेशक पैसा नहीं, फ्री में टोकन मिलता है, लेकिन टोकन लेना पड़ता है। ये इसलिए लेना पड़ता है कि पुर्तगाली ये कह सके कि देखो भाई, मुगल बादशाह ही जब ले रहा है तो तुम किस खेत के मूल लियो, तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम भी लो, नहीं तो लूट लिए जाओगे तुम। तो इस तरह से व्यापार की स्थिति आप समझ चुके हैं कि भारत में व्यापार की स्थिति कैसी है। भारत में व्यापार पुर्तगाली और डच बड़े चरम पे कर रहे हैं, और पुर्तगालियों का सर्वाधिक कब्जा है। और पुर्तगालियों का न सिर्फ भारत के व्यापार पे कब्जा है, अपितु वहां के समुद्री मार्ग पे भी कब्जा है। अब हम ये समझने के बाद एक बार देखते हैं कि अंग्रेजों में अचानक तो एक दिन में हौसला नहीं आ गया होगा ना, महारानी कोई अचानक एक दिन में नहीं आया होगा। और महारानी ने जो एक प्रक्रिया के तहत अपने सैनिकों को ट्रेंड किया, अपने लोगों को ट्रेंड किया, तकनीक पे भरोसा रखा, नौसेना बढ़ाया, आर्टिलरी पे ध्यान दिया, अपने सैनिकों को मजबूत किया। मतलब इनकी सैनिक इतनी मजबूत स्थिति में आ गई कि एक समय था जब इनका बोलबाला था, लोग ऐसा समुद्र में इनके सेना से लड़ने के लिए डरते थे। महारानी ने
सिर्फ सेना को ही ठीक नहीं किया, अपितु उन्होंने उन तमाम चीजों पे ध्यान दिया जो गलतियां बाकी देश कर रहे थे व्यापार के मामले में, और जिन गलतियों के माध्यम से वो देश व्यापार में रोके जा सकते थे, इसके लिए महारानी ने बारीकी से अध्ययन करना शुरू किया। जैसे पुर्तगालियों के पास में सब तो ठीक था, लेकिन उनके व्यापारिक कंपनियों के बीच में मतभेद था। तो महारानी ने क्या किया कि अपने यहाँ सरकारी कंपनी बनाई, और जितने उनके देश के, मतलब इंग्लैंड के जितने बड़े बड़े व्यापारी थे, उन सारे व्यापारियों को मिला करके एक कंप्लीट व्यापारी कंपनी बनाया, जिसमें 217 साझेदार शामिल हुए, और इन 217 लोगों में महारानी खुद भी शामिल थी। और इसके बाद भी स्थिति ऐसी हुई कि इसमें डायरेक्टरों का एक बोर्ड बना दिया कि ये डिसाइड करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है, हर किसको नियुक्त करके भेजेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हर देश के लिए वर्तमान में भी ये बहुत प्रासंगिक है, वो ये है कि किसी भी देश में अगर स्टेबल गवर्नमेंट है ना, तो उस देश में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वहाँ व्यापारिक स्थिति भी बहुत बेहतर होती है, वहाँ के जो उद्योगपति हैं वो भी बेहतर करेंगे। जैसे भारत का देख लीजिए, भारत में अगर आप पाएंगे तो जब तक यहाँ की सरकारें स्टेबल नहीं थी, तब तक यहाँ दिक्कत हो रहा था। जैसे यहाँ सरकारें स्टेबल होनी शुरू हुई, देखिए यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति निकलने शुरू हो गए, अडानी निकलना शुरू हो गया, अंबानी टॉप में आने लग गए, और भी छोटे छोटे उद्योगपति जो बड़े बनने लग गए, यूनिकॉर्न बनने लग गया, क्योंकि उनको एक माहौल मिल जाता है। तो उस समय भी यही हुआ कि ये महारानी शासक बनी, और महारानी भी लगभग 30-40 सालों तक शासक बनी रह गई, मतलब वहाँ स्टेबल गवर्नमेंट थी। जबकि उसके बजाय आप कंपेयर में इन देशों को देखेंगे कि किसी भी देश में अस्थायी सरकार नहीं चल रही है, और जहाँ चल रही है वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। जैसे आप स्पेन में ही देखेंगे तो बाद के वर्षों में देखेंगे वहाँ उठापटक शुरू हो जाता है। स्पेन पुर्तगाल को मिला लिया होता है, वो लड़ रहे होते हैं सारे के सारे आपस में। फ्रांस में भी वही सीन चल रहा होता है, फ्रांस में भी कोई अस्थायी सरकार नहीं होती है। इधर हिंसक कार्रवाई इतनी चल रही होती है धार्मिक लोगों का, कि उसका अपना अलग ही बोलबाला होता है। तो कुछ ऐसे चीज हुए जिनकी वजह से महारानी सचेत होती गई, और उन चीजों को, उन कमियों को निकाल करके उनको अपनी मजबूती में तब्दील करती चली गई। और अंततः उनके कुछ लोगों ने जो हिम्मत दिखाया, उस हिम्मत के बिहाफ पर उन्होंने 1600 ईस्वी में कंपनी को फरमान दे दिया। वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाया, हम अब उन लोगों पे एक एक करके बात करेंगे, और उन लोगों का पोस्टमार्टम करते हुए हम अंतिम आएंगे। देखिए, भारत में सबसे पहला अंग्रेज जो था वो थॉमस स्टीफेंस आया था। ये पुर्तगालियों के साथ ही आया था भारत, और भारत आया और भारत में बस के रह गया। थॉमस स्टीफेंस गोवा के जेsuit कॉलेज में प्रधानाध्यापक बन करके आया था, और भारत में ही रह गया। ये साल था 1579। 1579 के बाद में 1582 ईस्वी में कुछ नाविकों ने आशा अंतरिप तक आया, मतलब वो केप ऑफ गुड होप, जहां पे बार्थोलोमो डियाज जाकर के वापस लौटा था, वहीं तक वापस आया। और वहां आने के बाद में उसने वहां रास्ते में जो पुर्तगालियों का जहाज था उनको कस के कूटा, मतलब बवंडर मचा दिया, हाहाकार मचा करके तब उधर से लौट करके गए। जब 1582 ईस्वी में उन्होंने अपना टेलर दिखा दिया, तब ऐसा लगने लग गया कि भाई अब कुछ अच्छा हो सकता है। फिर अगले ही साल 1583 ईस्वी में 4 लोग इंग्लैंड के, जिसमें एक का नाम था रॉल्फ फिंच, एक का नाम था न्यूबरी, एक का नाम था लीड्स, और चौथे का नाम था स्टोरी, ये सारे इंडिया घूमने आए। इनकी कहानी बड़ी विचित्र है। इन चारों को जैसे ही पता चला कि यार भारत बड़ा समृद्ध देश है, हमें चलना चाहिए, ये चारों के चारों हिंद महासागर में मेसोपोटामिया के रास्ते होते हुए फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापारिक यात्राएं करने के लिए निकल गई है। अब जब ये भारत आया तो इनको कैद कर लिया पुर्तगालियों ने, और जब कैद कर लिया, इसमें स्टोरी जो था वो चित्रकार हुआ करता था पेशे से, तो इन चारों को कैद कर लिया। बाद में पुर्तगालियों ने इनको छोड़ा, और ये ऑप्शन देकर के छोड़ा कि तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर रहना चाहो तो रहो, जाना चाहो तो जाओ। तो स्टोरी ने तय किया कि भाई अब हम तो बनेंगे पादरी, तो इसने पादरी होना स्वीकार कर लिया। लीड्स जो था वो लीड्स मुगल सेना में भर्ती हो गया, मुगलों को अच्छा पेमेंट मिलने लगा तो मुगलों का सेना संभालने लगा वो। न्यूबरी जो था, इसकी मृत्यु हो गई, न्यूबरी की मृत्यु हो गई, और रॉल्फ फिंच ने हिम्मत दिखाया, इसने कहा नहीं साहब मैं तो घूमूंगा, और फिर इसने पूरा घूमते हुए एक लंबा अभियान उसने शुरू किया, और बंगाल, फिर बर्मा, फिर मलाया गया, फिर श्रीलंका गया, तब वापस अपने देश लौट करके गया। जब वापस लौट करके गया अपने देश, तो वहां के लोगों ने, मतलब इसकी यात्रा इतनी न लंबी हो गई थी कि इसको मृत मान करके इसके वसीयतनामा को लागू कर दिया। और जब ये वहां पहुंचा तो इसने देखा कि इसका सब कुछ खत्म हो चुका था। स्थिति ये थी रॉल्फ फिंच की। बहरहाल जब रॉल्फ फिंच वहां गया तो 1592 ईस्वी में वापस ये पहुंच चुका था। इसके बीच में कुछ और घटनाएं घटी।
इसके बीच में ये घटना ये घटी कि 1588 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का एक जहाज जो था उसने स्पेनी जहाज को मार भगाया। अब वो इतना कूट दिया वो स्पेनी जहाज को, और चूंकि स्पेन ने उन दिनों हमला करके पुर्तगाल को आपस में मिला लिया था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो अब स्पेन एक बहुत पावरफुल हो गया था। और स्पेन जैसे ही पावरफुल हुआ, इसको मतलब इंग्लैंड के जहाजों ने पीट दिया मतलब नौसेना के माध्यम से। और जब जहाज पिटा गए तो स्पेन के इज्जत पे बड़ा धक्का लगा, बड़ा गहरा दाग लगा। लेकिन अंग्रेजी जो हुकूमत थी, मतलब महारानी थी, उनके उत्साह में चरम आ गया, मतलब उत्साह बढ़ गया उनका, बहुत उत्साहित हो गई। और उत्साहित होने के बाद में उसके कुछ ही दिन का मतलब है 10 साल बाद, उन्होंने एक दल बनाया और दल को झंडा दिखाया कि चलिए आप जाइए और आप भारत का अभियान करके आइए, मतलब पूर्वी देशों का अभियान करके आइए। ध्यान रहे, जब 1588 ईस्वी में जहाजी बेड़ा ने कूटा था उसको, स्पेन को, तो उसमें उसका जो लीड था, कैप्टन था, वो जॉन मिल्डन हॉल था। और जॉन मिल्डन हॉल को महारानी ने इतना कमतर आंका, मतलब इतना छोटा करके आंका कि एक बेंजामिन वुड के नेतृत्व में जहाज भेज दिया। अब वो कुछ दूर आगे चल के उधर रास्ते में ही खत्म हो गया, वो पहुंच ही नहीं पाया पूर्वी देश। अब इससे महारानी क्रुद्ध हो गई और महारानी ने अगला नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल के नेतृत्व में भेजा कि तुम पैदल जाओ, क्योंकि ये जहाज से आने के मना कर दिया इसने, इनको पहले भेजा नहीं, इनको इज्जत पे आ गया। तो जॉन मिल्डन हॉल ने पैदल आने का नेतृत्व लिया और इसने 1599 ईस्वी में थल मार्ग के रास्ते से, और कौन से थल मार्ग, वही थल मार्ग तुर्की वाले रास्ते से, तुर्की के नीचे वाले रास्ते से भूमध्य सागर होते हुए ये हॉर्मुज की संधि होते हुए भारत पहुंचा। और जब भारत पहुंचा तब इसने भारत की स्थिति विचित्र पाई। ध्यान रहे, जब वो भारत आया तो उसने भारत से व्यापार करने की कोई आधिकारिक छूट नहीं ली, कोई उसे लाइसेंस नहीं मिला, बस आया और चला गया व्यापार करके। अब इसके बाद में तब तक 1600 ईस्वी में कंपनी बन चुकी थी। कंपनी से जुड़े दो तथ्य आप जान लीजिए जो आपको काम आएंगे, किसी किसी इम्तिहान में पूछे जाते हैं। एक तो ये कि कंपनी 1599 में भी बनी थी, लेकिन वो कंपनी बाद में फिर से 1600 ईस्वी में रिन्यू हुई, 1600 में 31 दिसंबर को। और इस समय उसको अगले 15 वर्ष के लिए ये लाइसेंस दिया गया कि आप 15 वर्ष तक व्यापार करिए। और जो वो लाइसेंस दिया गया था ना, उसी लाइसेंस को चार्टर कहा गया, जो हम बाद में पढ़ेंगे। बहुत सारे चार्टर अधिनियम आएंगे तो हम चार्टर पढ़ेंगे, इसलिए बता रहे हैं कि ये जो लाइसेंस इनको मिला 15 सालों के लिए, जो एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि महारानी का जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर पत्र जो इनको मिला, उसी को हम चार्टर बोलते हैं। हालांकि जब 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को कंपनी बनी तो पहले 217 लोगों के साथ में कंपनी बनी थी, लेकिन उन 217 में से छांट करके और 26 लोगों का एक बोर्ड बना दिया गया, जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया, जिसे निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोला गया। निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हम पढ़ेंगे इसको बहुत विस्तार से आगे, अभी बस आपको बताते चल रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए। तो इन 26 लोगों की मतलब निदेशक मंडल सीओडी बना दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, ये लोग सुचारू रूप से कंपनी को चलाएं। हालांकि स्टेक होल्डर और रहेंगे, इसमें वोटिंग की क्या प्रोसेस थी, इन सब पे हम अलग बाद में बात करेंगे, सेपरेट बात करेंगे। बहरहाल बस इतना जान लीजिए कि कंपनी ने अपना पूरा एक फार्मा तैयार कर लिया, और कंपनी ने इसके साथ ही, फार्मा तैयार करने के साथ ही, अपने लोगों को विशेष ट्रेनिंग देना प्रारंभ किया, लोगों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी पहली अभियान निकाली 1601 ईस्वी में कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने जाइए। लेकिन जब वो पहला अभियान भारत की तरफ निकला तो भारत नहीं आया, वो चला गया मसालों के द्वीप इंडोनेशिया की तरफ, और उधर से वो व्यापार करके लौट करके चले गए। फिर जब दूसरी यात्रा आई 1604 ईस्वी में, उसका नेतृत्व फिर से वही जॉन मिल्डन हॉल कर रहा था, जो कि पैदल लौट करके गया था। अब इसको ठीक ठाक इधर का अनुभव था, लेकिन कम वक्त ये फिर भारत नहीं आया। हाँ, लेकिन जब ये वहां गया, जावा और सुमात्रा गया, तो सुमात्रा पर इसे डचों से संघर्ष करना पड़ा, तो इसने डचों को भौंक दिखा के आया कि छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तीसरी यात्रा 1608 ईस्वी में हुआ, और 1608 ईस्वी में इस बार एक लुटेरा था कैप्टन विलियम हॉकिंस। इस कैप्टन विलियम हॉकिंस ने चिट्ठी लेकर के आया, जो चिट्ठी जेम्स प्रथम की थी। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि अभी तो महारानी की हम बात कर रहे थे। हाँ, महारानी की मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। 1603 ईस्वी में 24 मार्च के दिन उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तब वहां नया महाराजा बने, और उस महाराजा का नाम था जेम्स प्रथम। तो महारानी ने ये जो जेम्स प्रथम, महारानी ने कोई फरमान नहीं दिया था, जेम्स प्रथम ने फरमान दिया था कैप्टन विलियम हॉकिंस को। और जेम्स प्रथम को इस बात का अंदाजा था कि उस वक्त भारत में एक बहुत बड़ा बादशाह है जिसका नाम है अकबर, और अकबर जो है वो शासन कर रहा है। तो इसने अकबर के नाम का एक चिट्ठी दिया, एक लेटर लिखा होगा ना कि हाँ भाई एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिख रहा है
कि डियर अकबर, हाउ आर यू, हाउ आर फीलिंग ग्रेट, आई नो वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा शासन कर रहा है, हम देखा है। तो इस तरह कुछ चिट्ठी लिख करके भेजा होगा उसको। तो ये जब भारत आया तो दिक्कत ये थी कि उस समय अकबर निकल पड़े थे। अब अकबर का बेटा शासक बना था। अब जब वो शासक बना था जिसका नाम था सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, तो जहांगीर स्वाभाविक सी बात था कि तत्पर था, कैप्टन हॉकिंस को लेकर के बहुत एक्साइटेड था। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को लेकर के एक दूसरा दल नाराज भी तो था, और वो दल था उस समय पुर्तगाली, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि पुर्तगालियों का जो आधिपत्य था वो चारों तरफ भारत में फैला हुआ था। मतलब इनफैक्ट मुगल दरबार भी उसका आधिपत्य में ही थे, क्योंकि मुगल दरबार अगर समुद्र में यात्रा करने जा रहे हैं तो वो लाइसेंस लेकर के जाएंगे। और इनफैक्ट पुर्तगालियों के चक्कर में ही पहली बार अकबर ने समुद्र देखा था, कैम्बे में। तो पुर्तगालियों ने कैप्टन हॉकिंस को लेकर के बड़ी सारी निगेटिव बातें बादशाह को कहनी शुरू की, जहांगीर को। और वो तो पहले सूरत बंदरगाह पे ही नहीं उतरने दे रहा था, क्योंकि सूरत पे उन दिनों पुर्तगालियों का बोलबाला था। लेकिन किसी भी तरीके से हॉकिंस दरबार में पहुंचने में कामयाब रहा, और जब कामयाब रहा तब वो हॉकिंस मतलब मुगल दरबार में जा करके मुगल दरबारिया भाषा में बात करने लगा। मुगल दरबार की जो स्थानीय भाषा थी फारसी और तुर्की, उसमें बात करने लगा, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस एक तरह का लुटेरा था। तो ये अभ्यास करते करते और ये लूटपाट करते करते ये अपने इलाके में इसने कई भाषाएं सीख ली थी, जिसमें तुर्की और फारसी बहुत महत्वपूर्ण भाषा थी। तो ये जा करके स्थानीय भाषा में बात करने लगा। तो महाराजा मतलब जो बादशाह थे बहुत प्रभावित हुए, और बादशाह ने इसको अपने पास बिठाया कि आओ बैठो इधर, इंग्लिश खान की उपाधि दिया। और कहा इंग्लिश खान, क्योंकि चूंकि अंग्रेजी भी बोलता था, तो उसने कहा कि यार तुम्हारे लोग तो बड़े सालों से 200 सालों से 100 सालों से कम व्यापार कर रहे हैं डायरेक्ट रूप से, और 7 साल पहले भी हमारे अरबी भाइयों के टच में थे, यानी 200 सालों से तुम व्यापार कर रहे हो हमारे बीच में। लेकिन तुम पहले आदमी हो जो कि तुर्की भी बोल रहे हो, फारसी भी बोल रहे हो, और अंग्रेजी भी तुम्हें आती है। तो खुश होकर के उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि मनसब मैंने क्यों बताया था। मनसब इसलिए बताया था कि अब ये सैनिक तो नहीं दे सकता था ना हॉकिंस, तो हॉकिंस को रख लिया कि भाई तू ट्रांसलेटर की भूमिका निभाना, तू यही बैठ, तू ये पुर्तगाली जो भाषा बात करते हैं ना, ये साला मुझे समझ में नहीं आता, ये अंड संड कुछ कुछ समझा देते हैं मुझे। तब तक पुर्तगाली भी हिंदी समझ चुके थे, फारसी समझ चुके थे, मतलब वो फारसी लोग को लाने लगे थे। और हॉकिंस इसलिए पुर्तगालियों को भी समझता था, इसलिए डचों को भी समझता था, क्योंकि इनके आसपास कई सारे यूरोपियन कंट्री के लोग थे, तो भाषाएं जानता था हॉकिंस उन लोगों की भी। तो हॉकिंस को रख लिया उसने, जहांगीर ने, और 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब दिया, साथ में इंग्लिश खान की उपाधि भी दे दी कि तू बड़ा अच्छा इंग्लिश बोलता है, तो इंग्लिश खान की उपाधि दे दी उसको। और इतना ही नहीं, ब्याह करने के लिए जोर देने लगा कि तू यार कहीं किसी एक से ब्याह कर ले। तो हॉकिंस ने बोला कि साहब मैं शादीशुदा हूं, मैं कैसे शादी करूंगा दूसरा, मेरे बीवी बच्चे हैं। तो उसने कहा चल इधर के लोगों से नहीं करेगा तो तू अपने तरफ के लोगों से कर ले। तो एक तरह से उसने दबाव बनवाया और अंत में ब्याह भी करा दिया उसका। आर्मेनिया की एक लड़की थी, उससे ब्याह करवा दिया। बहरहाल इसने कन्वेंस कर लिया उसको, और कन्वेंस इतने बेहतर तरीके से कर लिया कि उससे परमिशन ले ली व्यापार करने की और फैक्ट्री बिठाने की सूरत में। अब वो परमिशन लेकर के वहां से निकला ही था, तब तक पुर्तगालियों ने मुगल दरबार में बैठे बैठे हॉकिंस के खिलाफ में कान भरना शुरू कर दिया जहांगीर को। और इतना कान भरा कि जहांगीर का मन पलट दिया, और जहांगीर ने फिर एक दूसरा ऑर्डर जारी किया कि नहीं नहीं नहीं, जो मैंने ऑर्डर दिया है वो ऑर्डर कैंसिल है, अभी तुम ऐसे व्यापार करो, तुम अभी किला ना बनाओ, अभी तुम कोठी ना बनाओ। ध्यान रहे 1608 ईस्वी में यात्रा वहां से शुरू किया था हॉकिंस, भारत पहुंचा था, लेकिन मुगल दरबार में वो 1609 ईस्वी में आया था। तो जब वो 1609 ईस्वी में आ गया व्यापार के लिए, जब वो अधिकार लेकर के लौट रहा था और पुर्तगालियों की तिगड़म से वो परेशान हो गया और तिगड़म की वजह से उसके अधिकार छूट गए, तब वो बहुत चिढ़ गया वो। और वो सिर्फ वही नहीं चिढ़ा, अपितु और अंग्रेज भी चिढ़ गए, और अंग्रेज इतने चिढ़ गए कि उन्होंने पुर्तगालियों को नजर में बिठा लिया, और कुछ ही दिन बाद में वो पुर्तगालियों को कूटेंगे, फिर डच को भी कूटेंगे, और 1613 ईस्वी में वो अपनी फैक्ट्री बना लेंगे सूरत में ही, क्योंकि बीच में ही सूरत में बनाने का मिल जाता है। और जल्द ही वो अहमदाबाद, आगरा में भी उनकी अनुमति पाएंगे और वहां भी अपना व्यापार शुरू कर देंगे। हेक्टर जो था वो जिस जहाज से आया था, वो जहाज बार बार पूछा जाता है, आप उसको भी ध्यान में रखिएगा। उस जहाज का नाम था हेक्टर। हेक्टर जहाज से आया था, कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से आया था। तो आज हमने ये देखा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने व्यापारिक चीजों को भेजा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने मतलब अंग्रेज जब भारत आए ना, वो पूरे ट्रेंड होकर के आए। उन्होंने मैप वैप सब हथियार, आधुनिक अस्त्र शस्त्र लैस होकर के आए। और इतना ही नहीं, उन्होंने रास्ते में टेलर दिखा करके आए। वो रास्ते में स्पेन वालों को कूट दिया, फिर पुर्तगालियों को कूट दिया, और पूरे रास्ते का रूट खोल लिया। तब वो भारत में आए कि अब भारत चल करके उनको कब्जाना है।
तो हमने ये देखा। अब हम कल यहाँ से पढ़ेंगे कि उन्होंने पहली व्यापारिक फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बिठाई या सूरत में बिठाई, और अगर सूरत में बिठाई तो उसे क्यों माना जाएगा, मछलीपट्टनम में क्यों नहीं माना जाएगा। और उसके बाद में स्वली का युद्ध कैसे लड़ा उन्होंने, फिर डचों से कैसे संघर्ष हुआ और कैसे उन्होंने अपने पांव फैलाए, और अंततः हम कैसे गुलाम बने। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।